Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online classes of Physics grade 11. Sorry, grade 12. Dear students, today we are going to discuss the conceptual questions of chapter 19 Atomic Spectra. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें, उसमें हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम में तो होता सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें बहुत सी लाइंस नज़र आती हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है और वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, लेकिन जो ज़्यादा लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आती हैं, इसका ये मतलब होना चाहिए कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हाइड्रोजन में। हालांकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस सारे मामले को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा देखें। हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन बट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स मैनी लाइंस। ये वही बात हो गई कि हाइड्रोजन में होता तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके स्पेक्ट्रम में लाइंस बहुत सी होती हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि हाइड्रोजन के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा लाइंस होनी चाहिए। तो हालांकि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके अंदर लाइंस जो हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। द रीज़न इज़ दैट, इसकी ये वजह है, हाइड्रोजन एटम हैज़ वन रियल ऑर्बिट, के हाइड्रोजन में होता एक ही ऑर्बिट है जिसको रियल ऑर्बिट कहते हैं, बट मैनी इमेजिनरी ऑर्बिट्स, लेकिन उस एक रियल को छोड़कर उसके ऊपर बहुत सारे इमेजिनरी ऑर्बिट्स होते हैं अबव द रियल ऑर्बिट। मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा जाता है तो उसमें एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं जो इसी वक्त पॉसिबल हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स बिटवीन इमेजिनरी एंड रियल ऑर्बिट्स। इसका ये मतलब हुआ, वो जो कई स्पेक्ट्रल लाइंस उस वक्त हमें मिलती हैं जब हाइड्रोजन जो है वो अपने रियल ऑर्बिट में नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह इन हालात में वो अपने रियल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, लेकिन आसपास की एनर्जी उसको जब मिल जाती है तो वो अपने रियल ऑर्बिट को छोड़कर आयोनाइज होने से पहले, एटम से मुकम्मल तौर पे बाहर निकलने से पहले, उन इमेजिनरी ऑर्बिट्स में कुछ टाइम के लिए रिवॉल्व करता है। तो जब इमेजिनरी के अंदर से रियल में जंप करेगा, और इमेजिनरी बहुत सी होती हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट नंबर की हो सकती हैं, तो जब वो जो इमेजिनरी ऑर्बिट्स हैं उनमें से रियल में जब ड्रॉप होगा तो जो फोटोन निकलेगा, उस फोटोन की स्पेसिफिक अपनी अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी। इसी वजह से हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सी लाइंस नज़र आती हैं। बहुत सी लाइंस का ये मतलब है कि वहाँ पर इमेजिनरी ऑर्बिट्स बहुत से होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कभी एक इमेजिनरी ऑर्बिट में अपना टाइम गुजारता है, कभी दूसरे इमेजिनरी ऑर्बिट में, कभी तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। तो उनसे उसकी इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली जो है वो डी एक्साइटेशन रियल ऑर्बिट की तरफ होती रहती है। तो हाइड्रोजन एटम में रियल ऑर्बिट होता एक है, लेकिन इमेजिनरी बहुत से होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उन इमेजिनरी में जाके डी एक्साइट होकर नीचे गिरता है तो मुख्तलिफ वेवलेंथ के फोटोन को इमिट करता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें कि जब हम एटम के ऊपर क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स को अप्लाई करें तो इस रूल को अप्लाई करने पर हमें एक आंसर क्यों मिलता है? यानी क्लासिकल मैकेनिक्स को अगर आप हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमें बताती है कि हाइड्रोजन एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। हालांकि ये बात अब तक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं की गई। तो ये क्वेश्चन इसी चीज़ के बारे में है कि हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स को अप्लाई क्यों नहीं करते, इसके बजाय हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिकल रूल्स को क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसका जवाब देखें। व्हेन वी अप्लाई क्लासिकल मैकेनिक्स रूल्स, जब हम पुरानी फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स को हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉल इनटू न्यूक्लियस,
तो क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रिडिक्शन के मुताबिक उसकी कैलकुलेशंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्टिन्यूसली उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को सर्कल करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए by emitting continuous radiation. दिस इज हाउ एवर नॉट ऑब्जर्व्ड, हालांकि ये चीज़ अब तक ऑब्जर्व नहीं की गई। हाइड्रोजन कई सालों से, बल्कि कई जो है वो आप कह सकते हैं कि कई अरसे से, मिलियंस ऑफ ईयर से हाइड्रोजन काफ़ी स्टेबल जो है वो एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते कभी न्यूक्लियस में फाल नहीं होता, यानी दिस इज़ हाउ एवर नॉट ऑब्जर्व्ड, अब तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया। क्वांटम मैकेनिकल रूल्स टेल अस दैट, वो जो क्वांटम मैकेनिकल रूल हैं वो क्लासिकल के मुकाबले में हमें ये बताते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड टू मूव एनी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर आप याद करें, हमने बोहर पोस्टुलेट्स के अंदर, बोहर एटॉमिक मॉडल में इस बात को डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर हर जगह पर रहकर जो है वो मूव नहीं कर सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पर रहकर रिवॉल्व कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ जगह अलाउ नहीं है, सिर्फ ख़ास जगह अलाउ हैं, जिनको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। That means electrons can only have some particular orbits. इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के जो हैं वो कुछ खास ऑर्बिट्स होंगे। सो वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम हमें इसी वजह से मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर जाए तो वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो रेडिएशन इमिट करेगा। हालांकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बल्कि लाइन होता है। लाइन स्पेक्ट्रम का यही मतलब है कि रियल और इमेजिनरी जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं हाइड्रोजन में, वो ख़ास डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है कि क्या इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका पहले पार्ट को देखें। नो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप याद करें, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को जो है वो इस एनर्जी से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कम एनर्जी दी जाए, लेस देन, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम अज़ कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस ऑर्बिट को छोड़कर आयोनाइज होकर बाहर चला जाएगा। रीज़न इज दैट ओनली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नीडेड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम को कम अज़ कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी जाए, तब जाकर वो हाइड्रोजन एटम आयोनाइज होगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल के फ्री हो जाएगा। इफ़ वी सप्लाई मोर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि क्या होगा जिस वक्त हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी दें। उस वक्त ये होगा, देन द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी दें तो उस ज़्यादा एनर्जी में से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पहले आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, जो बाकी एनर्जी होगी वो उसकी स्पीड बन जाएगी। यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फॉर आयोनाइजेशन। द रेस्ट ऑफ एनर्जी का मतलब जो बाकी एनर्जी बचती है, इट इज़ यूज्ड टू स्पीड अप द फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले तो देखें, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से निकालने के लिए जो ज़्यादा एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, उसमें से 13.6 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकाल देगी, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर 13.6 से ज़्यादा की एनर्जी देंगे तो उस ज़्यादा एनर्जी में से 13.6 पहले इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करेगी, बाकी जो एनर्जी है उसको, यानी इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप कर देगी, यानी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4,
सॉलिड्स हैव कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन है कि सॉलिड के अंदर, सॉलिड जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं, देखें सॉलिड लिक्विड गैस का कंसेप्ट तो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है कि जितने भी सॉलिड्स हैं उसके स्पेक्ट्रम को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, जबकि गैसेस को जब भी गैसेस का स्पेक्ट्रम चेक किया जाता है तो गैसेस का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं होता बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, सॉलिड्स हैव कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड गैसेस हैव लाइन स्पेक्ट्रम। ये पहली बात कि सॉलिड का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है और गैसेस का स्पेक्ट्रम लाइन होता है। सॉलिड्स हैव एटम्स। अब सॉलिड और लिक्विड दोनों एटम से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? सॉलिड्स हैव एटम्स विच आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ये हर बंदे को पता है। व्हेन एटम्स कम वेरी क्लोज टुगेदर, सॉलिड बनाते हुए जब एटम्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो जाते हैं तो देयर वैलेंस शेल्स बी कंबाइन टू फॉर्म ए वैलेंस बैंड। तो उनके हर एटम के जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो मिलकर हमारे पास एक वैलेंस बैंड बनाते हैं। इस वैलेंस बैंड के अंदर बहुत से इंडिविजुअल एटम्स के वैलेंस ऑर्बिट्स होते हैं। समझ आ रही है बात की? This valence band contains many separate valence orbits of combined atom. ठीक है? Due to transition of electrons from these valence band levels, we get continuous spectrum. कॉन्टीन्यू स्पेक्ट्रम हमें उस वक्त मिलता है जब सॉलिड के अंदर बहुत से एटम्स इतने एक दूसरे के क्लोज हो जाएं कि उनके आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है? तो इस वजह से हमें सॉलिड्स के अंदर कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम मिलता है। अब गैसेस में क्या होता है? इन गैसेस द एटम्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तो हमें पता है कि गैसेस के अंदर जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे खासे फासले पर होते हैं, दूर होते हैं, तो वो उनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल्स एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकते, वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, वो आपस में जुड़ नहीं सकते। सो वी डू नॉट सी कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम फॉर गैसेस। तो गैसेस में लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब कि हर एटम अलग अलग अपनी लाइट इमिट कर रहा है। सॉलिड्स में जो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो सारे एटम मिलकर जो है वो अपनी अपनी लाइंस मिलाकर इमिट करते हैं। तो सॉलिड्स का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है और गैसेस का डिस्क्रीट, इसको डिस्क्रीट भी कहते हैं, यानी ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि नॉर्मल लाइट और लेज़र लाइट में क्या बुनियादी फ़र्क होता है। तो देखें, नॉर्मल लाइट हैज़ फोटॉन्स। नॉर्मल लाइट को जब हम किसी बल्ब को ऑन करते हैं तो उसमें से रोशनी के फोटॉन निकलते हैं, वो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वाइट, इंडिगो, मुख्तलिफ कलर के हो सकते हैं। विच आर नॉट पैरेलल। उनमें 3 इंपॉर्टेंट बातें, वो तमाम फोटॉन जो हैं वो पैरेलल नहीं होते, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई अप, कोई डाउन, कोई फ्रंट, कोई बैक, दाएँ बाएँ, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएँ बाएँ, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो वो सारी की सारे आपस में पैरेलल नहीं होते टू ईच अदर। ये पहली बात नॉर्मल लाइट की। दूसरी बात, दीज फोटॉन्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। उनमें जितने भी फोटॉन होते हैं कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, मतलब उनकी वेवलेंथ जो है वो सबकी सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है उनकी वेवलेंथ। द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल लाइट इज़ नॉट हाई। नॉर्मल लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती। इंटेंसिटी का मतलब फोटॉन्स एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते, वो उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है। अब इस फोटॉन को और इस फोटॉन को देखें, एक तो डायरेक्शन का फ़र्क है, दूसरा इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, इस सेंटर वाले की वेवलेंथ और कम है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और। तो इन सब की डायरेक्शन डिफरेंट है और इनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है? डायरेक्शन और यानी उनके बीच में यानी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी असल में उस वक्त होती है जब फोटॉन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये नॉर्मल लाइट में फोटॉन की सूरत हाल है। अब लेज़र में क्या होता है? लेज़र में इसके बिल्कुल इन तीनों चीज़ों के बिल्कुल अपोजिट होता है। लेज़र लाइट हैज़ पैरेलल फोटॉन। ये लेज़र लाइट है। लेज़र लाइट में जितने भी फोटॉन हैं वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी, दे हैव सेम वेवलेंथ। तो जितने भी अलग अलग फोटॉन होंगे उन सब की वेवलेंथ सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक की वेवलेंथ ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तीसरे की कुछ और है, नहीं, इन सब की वेवलेंथ सेम होती है, फिक्स होती है। एंड
हाई इंटेंसिटी, और उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेज़र लाइट के बारे में ये 3 बातें बताई जाती हैं कि लेज़र लाइट इज़ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक वो चीज़ होती है, वो लाइट जिसमें तमाम फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम होती है। अगर सब फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम हो तो उसे मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सेम वेवलेंथ। और लेज़र में हम पढ़ चुके हैं कि जितने फोटॉन हैं सबकी वेवलेंथ सेम है। कोहेरेंट का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल। अब देखें, तमाम फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में पैरेलल होकर जा रहे हैं, इसको कोहेरेंस कहते हैं या कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का मतलब यूनी डायरेक्शनल, मोनोक्रोमेटिक का मतलब हैविंग सेम वेवलेंथ। और उसके बाद ये इंटेंस, इंटेंस इस वजह से कि ये तो आपको ज़रा दूर दूर नज़र आ रहे हैं, फोटॉन्स के बीच में सिर्फ आपको दिखाने के लिए गैप रखा गया है, हालांकि ये फोटॉन्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती, तो ये काफ़ी इंटेंस लाइट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हाइड्रोजन एटम ही के बारे में कहता है कि हाइड्रोजन एटम के बारे में किस तरह क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड हैव बीन कंटिन्यूस। देखें, वो पिछली बात हम कर चुके हैं कि क्लासिकल फिजिक्स तो ये बताता है कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जो कंटिन्यूस रेडिएशन इमिट करेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स शोड दैट, एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाज लाइन्ड। वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम था, यानी वो लाइन स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था हाइड्रोजन का। तो ये सारा मामला क्या है, अब देखें। लाइन स्पेक्ट्रम इज पॉसिबल ओनली इफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इन द एटम। लाइन स्पेक्ट्रम उस वक्त बनता है जब एटम्स के अंदर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होंगे, यानी कि एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट से दूर होगा, ऑर्बिट्स के बीच में गैप होगा। ठीक है, Therefore, quantum theory is applied to explain structure of hydrogen atom। तो हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को अप्लाई करने को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है, लेकिन हम क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन होता है और लाइन स्पेक्ट्रम उस वक्त पॉसिबल है जब ऑर्बिट्स क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह पर रिवॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन ख़ास ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा। ये क्वांटम थ्योरी इसको इसलिए एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 7, हीलियम एटम हैज़ ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि देखें, वैसे तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स वो तो 109 जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। सबसे सिंपल जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन का है, उससे हैवी हीलियम, फिर तीसरे नंबर पर लिथियम। तो अगर आप इस तरतीब को देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सो बहुत से होते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में हीलियम एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है। यानी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है पहले ऑर्बिट में, उसको आयोनाइज करने के लिए कम अज़ कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन ये है कि क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हीलियम के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ये है कि हीलियम का एटम जो है उसको आयोनाइजेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी क्यों चाहिए। उसका आंसर देखें, हीलियम एटम हैज़ ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मुकाबले में हीलियम को ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। रीज़न इज़ दैट, उसकी ये वजह है कि हीलियम एटम हैज़ 2 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हालांकि न्यूट्रॉन की अट्रैक्शन बाहर इलेक्ट्रॉन पर तो नहीं होती, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज है, तो सिर्फ 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में आप कंसिडर करें विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो हीलियम के पहले ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करने वाले कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन। हाइड्रोजन में कितने? 1 प्रोटॉन। दिस अट्रैक्शन इज डबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में उसके मुकाबले में 2 हैं। तो मतलब हीलियम वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर डबल कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, हाइड्रोजन में सिंगल लग रही है। तो
हाइड्रोजन एटम है सिंगल प्रोटॉन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो उसी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एक प्रोटॉन की मदद से अट्रैक्ट कर रहा है और हीलियम में वही इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉनों की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में होगी? हीलियम में। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स जब हीलियम के अंदर होगी तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये अब देखें, इसकी मिसाल कुछ इस तरह है जैसे इस यूनिवर्स के अंदर बहुत से ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी ग्रेविटी वीक होती है, कुछ की ग्रेविटी एवरेज होती है, कुछ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मून को देखें जिसे हम चांद कहते हैं, तो मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 है, उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को आसानी से ऊपर आसमान में फेंक सकते हैं। ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी 9.8 है, ज़मीन के ऊपर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकें ग्रेविटी उसको फ़ौरन नीचे लाएगी। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप किसी चीज़ को ऊपर फेंक ही नहीं सकते, जैसे ब्लैक होल्स के अंदर ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। तो जिस तरह ग्रेविटी मैस पे डिपेंड करती है, जिस स्टार का मैस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी ग्रेविटी इंटेंस होगी। इसी तरीके से हीलियम के अंदर ऐसा जो है, आप यूँ समझें कि ऐसा एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे तो पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स रेज कैन एमिट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स रेज जो है वो जब उसको मेटल के ऊपर हिट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक्स रेज जो है वो डायफ्रैक्ट भी हो सकते हैं। इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं, यानी एक्स रेज को आप क्या कहेंगे कि एक्स रेज की रियलिटी क्या है? एक्स रेज कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स। एक्स रेज को जब मेटल्स के ऊपर फॉल किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से निकल जाते हैं, यानी जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमिना है जिसमें सूटेबल एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो मेटल के ऊपर हिट करती है, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं। ठीक है, एंड दे कैन आल्सो बी डायफ्रैक्टेड फ्रॉम शार्प एजेस। तो शार्प एजेस यानी किसी किनारे, किसी तेज़ बारीक किनारे पर अगर एक्स रेज को आप फॉल करें तो वो अपनी डायरेक्शन को बेंड कर देते हैं। जिस तरह ग्लास स्लैब के अंदर रोशनी जो है वो रिफ्रैक्ट होकर अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, तो एक्स रेज भी किसी शार्प किनारे से बेंड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अब देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज दैट एक्स रेज बिहेव एज पार्टिकल्स। आपको कुछ बात याद आ रही है? हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही कहा था कि एक्स रेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, यानी लाइट हैं, अलग बात है कि वो नज़र नहीं आते, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। अगर एक्स रेज भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना पॉसिबली कर सकते हैं तो एक्स रेज भी पार्टिकल हैं। और डायफ्रैक्शन का मतलब ये है, डायफ्रैक्शन शोज दैट एक्स रेज बिहेव एज वेव्स। तो वो चीज़ें डायफ्रैक्ट होती हैं जो वेव्स होती हैं। अगर एक्स रेज पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर रहे हैं और वेव्स की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते वी कैन से दैट एक्स रेज हैव डुअल नेचर? एक्स रेज की डुअल नेचर होती है, तो ये पॉसिबली कहा जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको आप अपने असाइनमेंट पेपर्स में लिखें और ये आपके नोट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।